नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, सोशल मीडिया की ये साइट्स लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हैं। कहने को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये सशक्त माध्यम है, लेकिन इनके बढ़ते चलन के साथ इनके दुरुपयोग ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरकार ने आईटी के नए नियम लागू किए हैं जो सोशल मीडिया कंपनियों के गले नहीं उतर रहे। व्हाट्सएप ने तो अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। ऐसे में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच ठन गई है। सरकार के अपने तर्क हैं और सोशल मीडिया कंपनियों की अपनी राय। सवाल यही है कि आखिर सही कौन है। यही है हमारा आज का विशेष, सोशल मीडिया पर पहरेदारी की तैयारी। और इस पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। संदीप पुराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत। और डॉक्टर संदीप सबलोक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सबलोक जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत संदीप पुराणिक जी आपसे ही करता हूं। ये सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं उनको लेकर और जो नए आईटी नियम बने हैं उसे लेकर जो आपस में तकरार जो बन गई है, इनकी बीच में निजता की बात कर रही हैं कंपनियां, निजता का हवाला दे रही हैं कि निजता का हनन होगा यूजर्स की। और सरकार के अपने तर्क हैं कि यदि किसी तरह की भ्रामक जानकारी या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उसके कहाँ से वो शुरुआत हुई उसकी जानकारी ये कंपनियां दें। तो इसको लेकर अपने अपने तर्क हैं दोनों के। कौन कितना सही है ये तो खैर अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो निगरानी और पहरेदारी की बात जो सरकार अब इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, ये बड़ी सीधी सी बात है कि क्या हमारे देश में पहले से कानून कम है क्या, जो जरूरत आन पड़ी कि हम नया कानून लाएं। सवाल यह है कि मंशा पर सवाल उठते हैं सरकारों के, और वर्तमान दौर में भी उठ रहे हैं। क्योंकि यूं कहा जा रहा है या हम देख भी रहे हैं कि मीडिया के बहुत बड़े हिस्से पर वही दिखाया जाता है, वही छपता है जो किसी एक वर्ग की, या हम इशारों सीधी सी बात करें तो सरकार की मंशा चल रही है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बात बेधड़क कह रहे हैं, सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन स्थितियों में आखिर जरूरत क्या पड़ गई ऐसी? सवाल यह है कि आपके पास पर्याप्त कानून है। आप कोई भी सोशल मीडिया की साइट हो, कोई भी हो, उसे आप अपने यहां तलब कर सकते हैं। आपका कानून इतना मजबूत है, फिर इन नई धाराओं की, नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया में आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं लोगों के, और लोग अपनी बात कह रहे हैं जी। अब बहुत से ऐसे उदाहरण हम देख रहे हैं। किसी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ग है जो लगातार समाज में विद्वेष फैला रहा है, तमाम बातें कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन दूसरे मामले आते हैं तो कार्रवाई होती है। तो ये जो दो पक्ष दिखने लगते हैं, कहीं किसी का साथ देना सरकारों का और कहीं सरकारों का समर्थन करना उन लोगों का जो हार्मोनी को गड़बड़ा रहे हैं हमारी जी। तो ऐसे मौके पर इन नियमों की जरूरत क्या पड़ गई, सरकार को यह बहुत स्पष्ट करना चाहिए। और जब तक लोगों के मन में यह नहीं बैठेगा कि कानून वाकई में लाए गए हैं या हमारा जो पहले से कानून था उसमें कमी थी, पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि इनमें वाकई में कमियां क्या थी। क्या हम फेसबुक को अपने देश में लाके खड़ा नहीं कर सकते कोर्ट में अगर वो गड़बड़ करेगा? तो क्या हमारे कानून में यह कमी थी? तो वो स्पष्ट हो जाए और सारी चीजें हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। फिर 3 माह का समय दिया गया था फेसबुक और उसको 26 तारीख तक, उस समय निकल गया है, उनने फिर 3 महीने का समय मांगा है जी। अब देखिए आगे क्या होता है। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया से हमें कोई ऐतराज नहीं है। आज अगर हम मोदी जी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने देश हैं उनमें 95% देशों की जो कुल आबादी है उससे ज्यादा फॉलोअर्स जी। हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं। धैर्यवर्धन जी आप बोलिए। 95% देश है इस दुनिया में जो उनकी जो कुल आबादी है उससे ज्यादा फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी जी के हैं। फेसबुक पर भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं, तमाम जगह हैं। भारतीय जनता पार्टी को या हमारी विचारधारा को कोई व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई गुरेज नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त माध्यम है किसी विषय को जन जन तक पहुंचाने का। और हम जैसे तमाम लोग हैं जो बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के तो करियर में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है।
जी। क्योंकि मान लीजिए कहीं कोई बहुत अच्छी बात हमने किसी डिबेट में कही, किसी इलेक्शन में जाकर के हमने स्पीच दे दी, और मान लीजिए उस टीवी चैनल पर इस डिबेट को कोई व्यक्ति नहीं सुन पाया, पर हमने इसको बाद में इसकी कटिंग को हमने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो कई लोग उसको देखते हैं, वो हमारे बारे में आकलन करते हैं, हमारा विचार बहुत तेजी के साथ लोगों तक पहुंचता है। पर बात यह है कि दरअसल इस देश में किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि कहीं पर आग जल रही हो और आप उसमें पेट्रोल डाल करके भाग जाओ, या जलते आग में ऑक्सीजन डाल करके कहीं पर नदारद हो जाओ और एक दीवार खड़ी हो जाए कि हमें नहीं पता कौन था। ये नहीं चलेगा, क्योंकि देश बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। हम माने या न माने, इजराइल जैसा देश जहां पर कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, वहां भी अभी जब फिलिस्तीन से युद्ध हो रहा था तो कई शहरों में गृह युद्ध के हालात बन गए। हमारे अभी लोग कहते हैं कि कभी अगर पाकिस्तान और चीन का द्विपक्षीय अगर हमला भारत में होगा तो यकीन मानिए कि भारत को 2 ध्रुवों पर नहीं लड़ना होगा, फिर भारत को 3 ध्रुवों पर एक साथ लड़ना होगा। भले ही मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, पर जो बहुतायत में लोग कहते हैं, पौराणिक साहब बड़ी नम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, मुझे वो कहना पड़ रहा है कि देश में ऐसे लोग हैं जो अवसर पाकर के देश के खिलाफ भी युद्ध भड़का सकते हैं, यहाँ पर अशांति पैदा कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पर चुनौती दे सकते हैं। और उसके लिए सबसे प्रारंभिक तैयारी का जो माध्यम है वह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। इसलिए भारत सरकार ये कह रही है कि भाई जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हम उन पर केस नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं कुछ व्हाट्सएप पर बदतमीजीपूर्ण भाषा लिख दूं तो सरकार कह रही है कि व्हाट्सएप पर केस नहीं होगा, पर मेरे सामने सब लोग जी बैठे हैं, पौराणिक साहब बैठे हैं, इनको अगर ये आपत्तिजनक लगता है, लेकिन एक बात ऐसा नहीं लगता देरवर्धन जी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अचानक सरकार को क्यों याद आई? क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है ये सोशल मीडिया साइट से काफी सालों से हैं, तो ये सब कुछ तो आज एक दिन की तो बात है नहीं, अब क्यों सुध आई कि अब ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसा लगने लगा कि इस पे जो दुरुपयोग इसका हो रहा है वो गलत है, इसके लिए नए नियम लाए जाना चाहिए? जी देखिए, जब दुरुपयोग होता है तब तक नए कानून और नए अंकुश लगाने की तैयारी सरकारों को करना पड़ती है, सरकार किसी भी दल की हो। अब आप देखिए, व्हाट्सएप को देख लीजिए, व्हाट्सएप में एक जमाना था आज से 6 महीने पहले, मुझे लग रहा है कि प्रेस जगत के लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज को, कि आप 50 ग्रुप में एक साथ 250 जगह भी 250 ग्रुप में किसी समाचार को एक साथ सर्कुलेट कर सकते थे। पर इसका सदुपयोग कितनों ने किया? पत्रकार लोगों ने। और दुरुपयोग कितनों ने किया? वो सीए के समर्थकों ने और तमाम सारे सीए के विरोधियों ने और तमाम सारे लोग जो दिल्ली में धरना दे करके बैठे थे। फलस्वरूप व्हाट्सएप को पॉलिसी चेंज करनी पड़ी कि अब आप किसी भी सूचना को 5 ग्रुप से ज्यादा एक बार में सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सुधार उन्होंने किए, कुछ हम करना चाह रहे हैं। मेरी बात अधूरी रह गई थी कि यदि मेरे नाम का पता लग जाए तो सरलोक साहब या पौराणिक साहब मेरे बारे में मेरी FIR करा सकते हैं। पर ऐसा कोई कंटेंट जो मैंने बेनामी ढंग से डाल दिया है और वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, लगातार शेयर हो रहा है, और 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद लाखों लोगों के पास घूमने के बाद आप तक पहुंचा और आपको लगा कि ये तो देश में आग लगा देने वाला विषय है, तो फिर आप कैसे शिकायत करें? वो शिकायत कर भी दें तो फिर वो गलत आदमी आपके पास लौटूंगा शर्मा जी, आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर संदीप सबलोग से भी मैं उनकी राय जान लेता हूं, क्या कहेंगे सबलोग जी? निश्चित रूप से ये जो समय चल रहा है बहुत ही संकटपूर्ण समय है जी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पौराणिक जी ने जिस तरह से कहा कि सोशल मीडिया आज पूरे देश में लोगों की आवश्यकता बन गई है और अभिव्यक्ति का साधन और माध्यम बन गई है। और निश्चित रूप से ये जब से सोशल मीडिया का चलन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ जो परंपरागत रूप से संपर्क के साधन थे धीरे धीरे खत्म हो गए। ना लैंडलाइन बचे, ना पोस्ट कार्ड बचा, ना अंतर्देशीय बचा, और अब यही एक माध्यम लोगों के बीच मिला है। और इसमें लोग अपने आपस में जो भी संवाद करते हैं उस संवाद को कहीं ना कहीं निजता के दायरे में रखा जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों की निजी बातें होती हैं। और मेरा अपना मानना है कि व्हाट्सएप ने यदि आपत्ति अगर सरकार के नियम या निर्देश को लेकर जताई है तो केवल इसी बात को जताई है कि उनका और पब्लिक के बीच में एक कमिटमेंट है कि उनकी निजता का हनन नहीं किया जाएगा।
और सरकार कहती है कि आप सबके व्हाट्सएप चेक करके उसमें से कंटेंट निकाल के हमारे पास भेजें, तो निश्चित रूप से निजता का हनन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, धैर्यवर्धन जी, मैं आपसे बड़ा विनम्रता, 1 मिनट आपकी बात भी सुनूंगा, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि जिस सोशल मीडिया की दम पर 6 या 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, ये कटु सत्य है, अकाट्य सत्य है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से तत्काल की कांग्रेस सरकार को लेकर जिस तरह का प्रोपोगंडा खड़ा किया गया, और तमाम, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे रामदेव बाबा हो, इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए, अधिकांश मुद्दे देखिए आप न्यायालय में जाने के बाद गलत साबित हुए, लेकिन सरकार आके उस समय गिर गई और सबसे बड़ी ताकत के रूप में सोशल मीडिया इस बात पर प्रमाणित के रूप में आया कि मोदी जी को सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और वो लाखों लोगों तक जाकर अपनी बात कह पाए। आज जब वो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए सरकार की खामियां उजागर करना आम जनता का अधिकार बनता है, और इसके लिए उसके पास प्लेटफॉर्म है कि वह व्हाट्सएप पे जाए, फेसबुक पर जाए और अपनी बात को रखे, तो उसको रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्द या कष्ट सरकार को इसी बात का है कि लगातार जिस तरह से खामियां सरकार की उजागर हो रही है, जिस तरह से सरकार को कटघरे में जनता खड़ा कर रही है, अब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी कटघरे में नहीं खड़ा कर रही। आप सोशल मीडिया की पोस्ट उठा के देख लीजिए, आम जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगातार सवाल पूछ रही है। तो इन सारी बातों से मुझे लगता है कहीं घबराहट है, कहीं डर है कि जनता में एक विद्रोह की स्थितियां, मेरी बात हो जाने दीजिए, कहीं आप करिए, बात पूरी करिए, सत्ता पलट तक ना ले जाए, इस बात का भय माननीय मोदी जी को और उनकी सरकार को है, और यही एकमात्र कारण है कि वह सोशल मीडिया पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। लेकिन मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमने संविधान में दिया है, यदि उस अधिकार का हनन होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सब लोग जी 10 सेकंड, यदि उस अधिकार का कहीं दुरुपयोग होता है तो हमारे संविधान में, जैसा कि पौराणिक जी ने कहा, बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, ना कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट के और उसकी आवाज को बंद किया जाए। पौराणिक जी क्या कहेंगे? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, यदि ऐसी बातें करके सोशल मीडिया को माध्यम बनाते हैं जो देश तोड़ने वाली हो, या जो अराजकता फैला सकती हो, या दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा कर सकती हो, इन सब चीजों पर रोकथाम तो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा सब लोग जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यदि सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बना सरकार बनाने में, या राजनीतिक दलों के लिए जो एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम के रूप में प्रचार के लिए ये उभर कर जो पिछले चुनावों में सोशल मीडिया आया, अब जाके तो उस वक्त भी सोचना चाहिए था कि यदि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन चौतरफा यदि जिस तरह की बातें सब लोग जी ने कहा कि सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल अब सरकार पर उठ रहे हैं कि अब जाके क्यों सरकार चेत रही। तो सीधी सी बात यह है कि पौराणिक जी, कि क्या नहीं लगता आपको कि कुछ तो इस तरह की गाइडलाइंस होना चाहिए, उनको जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनको भी अपनी जवाबदारी सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरह का जो की सामग्री है वो अपने माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंकुश जरूरी है। लेकिन सरकार, आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों के लिए बहुत देर के बाद अब सामने आ रही है, और सोशल मीडिया कंपनियों के जो दावे हैं उनमें जो है वो अपनी बात जो कह रहे हैं कि निजता का हनन होगा, तो ये कहां तक आपको लगता है? क्योंकि दोनों के ही तर्क अपनी अपनी जगह एक तरह से ठीक भी लगते हैं, और अंकुश तो होना ही चाहिए कि कहीं कुछ भ्रामक चीजें और या देश तोड़ने वाली चीजें ना आना चाहिए सामने। जी देखिए अविनाश जी, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण होने चाहिए। मेरा मानना है कि निजता तो व्यक्ति का अधिकार है, संविधान ने भी हमें अधिकार दिया, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है, उन अधिकारों पर हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक तो सीधी सी बात यह है, वो अतिक्रमण की कोशिशें भी नहीं होनी चाहिए कहीं से। जी, जहां तक फेसबुक सोशल मीडिया की साइटों की बात है, तो आपकी जो गाइडलाइन है पहले से, जी, क्या ये सोशल मीडिया की साइटें उन्हें नहीं मान रही? जी, क्या उनका वायलेशन हो रहा है? जी, किस तरह से वायलेशन हो रहा है? मुझे मतलब एक बड़ा अचरज होता है कई बार कि हमारे यहाँ सारे प्रावधान हैं,
सारी सजाएं हैं, कानून है हमारे यहाँ कि अगर कोई इस तरह से करता है तो ये है। क्या अगर फेसबुक और व्हाट्सएप आपके देश को तोड़ने के संदेश जारी करते हैं तो क्या आप बंद नहीं कर सकते उन्हें? आपका अधिकार है, कानून है आपके पास। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो दूसरे तरह से उसका उपयोग होना चाह रहा है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, न कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया एक समय फायदेमंद था राजनीतिक तौर पर, वही अब नुकसानदायक भी होने लगा है जी। तो कोशिशें ये हो रही हैं कि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए, ये सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं ये देश को तोड़ने की, देश में भ्रामक जानकारियां फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार की नियत पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों को साफ करे और ये बताए कि जो हमारे देश में पहले से कानून थे, व्यवस्थाएं थी, उनमें कमियां क्या थी, कहां हम क्या नहीं कर पा रहे थे जी। ये जरूरी हो गया है आज जी। देववर्धन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप संदीप जी की बात से? जी, मुझे लग रहा है कि विषय को अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, पर अभिव्यक्ति कहाँ होनी चाहिए? आप गली में भाषण दीजिए, जरूर स्वागत है आपका। अखबार में लेख लिखिए, आपका स्वागत है। कविता पाठ करिए, टेलीविजन पर बहस में बात करें, गली मोहल्ले में तकरीर करें, नो प्रॉब्लम। पर क्या माँ बहन की गालियों से नवाजने लगेंगे किसी को आप, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी? क्या भ्रामक जानकारी है ऐसी जिससे देश में धर्मों के बीच में कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए, द्वेष उत्पन्न हो जाए या जातियों के बीच जहर पैदा हो जाए? क्या हमें आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे देश में परमिशन है? नहीं है। पर आम आदमी पकड़ा जाए, जब भी वो गड़बड़ करेगा, वो यदि गलत भाषण देगा, लोग उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, पुलिस उस पर FIR करेगी। पर यहाँ मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर, हमसे हजारों किलोमीटर दूर से, दूसरे देशों से भी यदि किसी व्यक्ति ने हमारी भाषा में, किसी और भाषा में कोई मटेरियल भेज दिया, तो लंबे समय तक तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा। जिनको पढ़ाना है पहले तो उनको पढ़ाएगा, फिर उसका अनुवाद हो गया, फिर बाकी लोगों को पढ़ाना चालू किया, फिर उस पर रिएक्शंस चालू हो गए। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये भेजा किसने? आपने धैर्यवर्धन की गिरेबान पर हाथ डाला कि भाई धैर्यवर्धन आपने भेजा है व्हाट्सएप पे, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने कह दिया, मुझे तो सब लोग नहीं। चलिए धैर्यवर्धन जी, आपकी बात मानी, आपका तर्क मैंने माना। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा। सुनिए, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी, मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि बिल्कुल सही बात है कि जड़ तक जाना चाहिए कि यदि किसी किस्म की कोई भ्रामक जानकारी या भ्रामक प्रचार करता है या भ्रामक बातें करता है या इस तरह की कोई चीजें करता है, तो उसकी जड़ तक पहुंचना लाजमी है। लेकिन इसका सुनिए, अरे सर मैं आपके ऊपर, आपके पास ही आ रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन उसका यदि ऐसा नियम बन जाता है और सोशल मीडिया कंपनियां इस बात को स्वीकार भी कर लेती हैं कि हम उस अंतिम व्यक्ति का पता या जो भी हो उसकी जानकारी हम सरकार को मुहैया कराएंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं इसका दायरा क्या होगा, किस किस्म के पैरामीटर तय किए जाएंगे? क्योंकि यदि कोई आपकी तारीफ करेगा, सरकार की तारीफ करेगा, तब तक तो बात ये ठीक है, लेकिन यदि कोई आलोचना करता है तो वो भी, उस पर भी निगाह आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इतना आसान, जितना आसानी से आप कह रहे हैं उतना आसान ये है नहीं। शायद यही सोशल मीडिया कंपनियों का अपना तर्क भी है। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं 2-3 बातें इस डिबेट में जोड़ दूं क्योंकि पहुंच जाना चाहिए। एक तो सब लोग साहब से मेरा निवेदन है कि जब वो बोल रहे हैं और मैं कोई इस तरह का संकेत करूं, तो ये मान लीजिए कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि मौन से वहां मेरी असहमति होती है। ये दर्शकों को दिखना चाहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं। नंबर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि अब बहुत निजता वाला मामला व्हाट्सएप में भी नहीं बचा। अभी भोपाल के भी कुछ प्रकरण है, अभी ग्वालियर में एक प्रकरण हुआ है। सामान्य तौर पे लोग ये मानते थे कि व्हाट्सएप पर जो फोन पर बात की जाती है, वीडियो कॉल की जाती है, वो रिकॉर्ड नहीं होती, वो सेफ होती है जी। पर अब आप देख रहे हैं कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, अब उनको भी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। तो जो हरकती लोग हैं ना, वो तो सब रास्ते खोल लेते हैं। हम जो बात कर रहे हैं केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि आप सरकार की आलोचना करिए। लोगों ने आलोचना इस हद तक करते, लोग सारे के सारे समाचार पत्र, टेलीविजन दिन भर आलोचना से भरे रहते हैं जी। अगर प्रशंसक हाल खड़े किए जाते हैं तो आलोचना की खाइयां भी खोदी जाती हैं। उससे सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, लोकतंत्र की आवश्यकता खूबसूरती है। पर
और मेरा ये कहना है, गाली गलौज, देश को बिल्कुल वो नुकसान पहुंचाने वाले वक्तव्य, देश को क्षति पहुंचाने वाले झूठे कुछ काल्पनिक टूल किट हम जिनको कहते हैं, अब उस टूल किट पे मत जाइए, मैं अभी अलग बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना, दो धर्मों के बीच, दो जातियों के बीच, सवर्णों के बीच और SC/ST के बीच, हिंदू और मुसलमान के बीच ऐसी कोई जहरीली बात छोड़ करके, वो तो अपने कमरे में तमाशा देखता है तो कितने लाख लोगों तक बात पहुंच गई, कहीं तो बिल्कुल समझ होने लगे। तो सरकार चाहती कि ऐसे लोगों, बिल्कुल दयावर्धन जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो आपने जैसी बात कही है उस हिसाब से तो बात सही लगती है। सब लोग जी क्या कहेंगे यदि सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाती हैं जो देश को तोड़ने वाली हो या देश का माहौल खराब करने वाली बातें हो, तो ऐसे लोगों को या ऐसे जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने इस तरह की चीज शुरू की, उसकी जानकारी यदि सरकार प्राप्त करना चाहती है तो क्या कहेंगे? ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप आलोचना भी कर सकते हैं, आप प्रशंसा भी कर सकते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाली बात जहां हो या इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वाली बात हो, उस पर यदि निगाह रखी जाए तो क्या एतराज है? जी, इस मामले में कांग्रेस पार्टी का अपना स्पष्ट नजरिया है कि देश की संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए ही सरकारें काम करती है और हमारी सरकार भी काम कर रही है, ये बात ठीक है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें, जो मैंने पहले बात कही थी कि जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार में आई और आज जब आलोचना शुरू हो गई उनके कामों को लेकर, वह भस्मासुर बनती हुई दिखाई दे रही है। निजता का हनन से मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की जो संप्रभुता से अगर खिलवाड़ कर रहा तो उसे भी बख्श दें। निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता हमारा पहला दायित्व है, हमारा पहला कर्तव्य है और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही 100% होना चाहिए और देशद्रोह के मुकदमे के तहत होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में किसी भी तरह के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पहले भी कही और बिल्कुल कह रहा हूं। धैर्यवर्धन जी की बात को मैंने बड़े गंभीरता से सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा उसको लेकर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि धैर्यवर्धन जी, यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की देश की अस्मिता को लेकर, देश की आबरू को लेकर, देश की संप्रभुता को लेकर कहीं भी खोट दिखाई देता है किसी व्यक्ति में, तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए वो सारे उपाय होना चाहिए जो जिसकी इस देश को जरूरत है जी। और मेरा अपना मानना है कि ऐसे बहुत सारे कानून हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और तमाम हमारे संविधान निर्माताओं ने सारे के सारे प्रावधान पहले से रखे हुए हैं, कोई नए कानून की हमें जरूरत नहीं है। उन पुराने कानूनों का विधिपूर्ण ढंग से विश्लेषण करके सही रूप में उनका पालन करा दिया जाए यदि, तो मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। जो एक शंका धैर्यवर्धन जी ने जाहिर की कि जिस तरह से धर्म को लेके, जाति को लेके, संप्रदाय को लेके लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, अब्यूज लैंग्वेज का यूज करके और समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते, उनको रोक लगना चाहिए। ये लगातार चल रहा है। मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी ही विचारधारा, क्षमा करेंगे मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, आपकी ही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं और वो केवल और केवल दिन भर गाय, गोबर, राम, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई पोस्ट नहीं करते। आज की डेट में जो जरूरत है कि हमारे सामने कोरोना की समस्या, उसमें कोई विचार नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कोई विचार नहीं करेंगे, महंगाई पे कोई विचार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों को इस बात से रोकने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके यहाँ इस तरह के लोग हैं। मैं दावे से कहता हूँ, चलिए चर्चा का समय सब लोग जी। राम को, गाय को, गोबर को, क्या तरीका है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का? आपसे उम्मीद नहीं है मुझे। देखिए जब बात चली है तो सुनना पड़ेगा आपको, इसके पीछे कारण में जाना पड़ेगा। आपने कहा कि धर्म के नाम पर तोड़ने वाले लोग बैठे हैं,
तो मैं ये कहता हूँ कि धर्म के नाम पर तोड़ने वाले लोग आपकी विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश को तोड़ने के लिए बैठे हैं और लगातार ये काम करते आ रहे हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहा जाता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो आपके लोगों ने उन्हें कितने अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें कितना जलील करने की कोशिश की, तब आपका ये गुरूर कहाँ गया, तब आपका राष्ट्र के प्रति देशभक्ति कहाँ गई, तब आपकी संविधान के प्रति धारणा कहाँ गई। आपके लोगों ने कांग्रेस के उन तमाम चलिए सब लोग जी चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। देववर्धन जी आपको भी रोकना चाहूंगा। संदीप पौराणिक जी से मैं आखिरी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। संदीप जी एक बात मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो बहस है ये आगे भी जारी रहने वाली है, और क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना सशक्त माध्यम बनकर उभरा है कि सभी राजनीतिक दलों ने एक आईटी सेल कहने अपनी अपनी निजी बना रखी है, और जिसमें हमें जो बिल्कुल खास तौर से अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए की जाती है, और इसका जो है भरपूर इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने किया है। और अब लेकिन जब बात आ जाती है कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी फैलाने वाली बातों के अलावा भी यदि इस तरह की चीजें होती हैं, तो वही बात है कि दायरा आखिर इसका यदि अंकुश लगाया भी जाए तो बड़ा व्यापक हो जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस पे अंकुश लगाया जाए और उसका पैरामीटर क्या हो। बस मैं ये चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में आप इसका जवाब दे दीजिए। पौराणिक जी एक लाइन बोल रहा हूं जी, आलोचना खूब जम के बिल्कुल करो, पर जो बदतमीजी और देश तोड़ने की कार्रवाई। अरे देववर्धन जी पौराणिक सब नहीं, बिल्कुल सुन ली आपकी बात आ गई आपकी। पौराणिक जी आपसे मैं चाहूंगा कि आप ये जल्दी इस चर्चा के समापन से पहले आप चाहूंगा कि आप अपने 2 शब्द कहें जी। अरे सब लोग जी आपसे निवेदन है मेरा, आप शांत रहिए, चर्चा का समय समाप्त हो गया। संदीप पौराणिक जी से मैंने अंतिम प्रतिक्रिया मांगी है। संदीप जी आप सुन पा रहे हो तो बताइए। बिल्कुल सीधी बात है कि अगर कोई सामाजिक समस्या बिगाड़ने की कोशिश होती है, देश को तोड़ने की बात होती है, राजनीतिक तौर पर अपमान वाली भाषा का प्रयोग होता है, तो हर कोई कहेगा कि नियंत्रण लगना चाहिए, बातें होनी चाहिए, लेकिन सारी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो टूल किट का मामला है, हमारे पास तीनों पक्ष सामने हैं, बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन दुर्भाग्य है कि ट्विटर के यहाँ छापा पड़ा गया। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे, पुलिस को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। बस यही कारण है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, नए नियमावली पर सवाल उठते हैं, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए और सारी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, आवश्यक है आज के दौर में। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि मंशा स्पष्ट हो, चीजों में पारदर्शिता हो, तो विवाद की कोई वजह ही नहीं बनती। और रहा सवाल सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो उसके लिए यदि भ्रामक चीजें प्रचारित की जाती हैं तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है, और उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। नियम कायदे वैसे भी हमारे संविधान में बहुत हैं और उसके तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। देखते हैं अब ये विवाद और ये मामला जो है, जो सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच है, कहां तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देववर्धन जी, चर्चा में आपने हिस्सा लिया। संदीप पौराणिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सब लोग जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सोशल मीडिया पर पहरेदारी की जो तैयारी सरकार कर रही है, उसको लेकर अब क्या कुछ आगे चीजें सामने आती हैं, देखना बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।